अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। आज हम इंशाअल्लाह देखेंगे मफ़क़ूद। मफ़क़ूद का मतलब गुमशुदा, ऐसा शख्स जो गुम हो जाए। आपने मुख्तलिफ़ मकामात पर इश्तिहारात देखे होंगे कि तलाश गुमशुदा, फ़लाँ आदमी गायब हो गया, उसके बारे में बताएं। तो बच्चे भी गायब होते हैं, जवान भी गायब होते हैं, मुअम्मर हज़रात भी गायब होते हैं, तो इनको मफ़क़ूद कहते हैं। मीरास में, विरासत में मफ़क़ूद का मतलब है ऐसा शख्स जिसका विरासत से ताल्लुक़ हो और वो इस तरह गायब हुआ कि वो कहाँ है इसकी कोई ख़बर नहीं, और ज़िंदा है या मुर्दा है इसकी भी कोई ख़बर नहीं है। मीरास में मफ़क़ूद का जो मसला पेश आता है उसकी दो किस्में हैं। एक है मुअर्रिस और दूसरी किस्म है वारिस। मीरास में मफ़क़ूद की दो किस्में हैं, मुअर्रिस, वारिस। हम पहले इसको देखते हैं। मुअर्रिस, मुअर्रिस का मतलब ये है कि एक शख्स जो साहिब जायदाद है, उसके पास माल है और उसके बाल बच्चे हैं, उसकी बीवी है, वो अपना परिवार छोड़ के, अपनी जायदाद, अपना माल छोड़ के कहीं गया था और गुम हो गया। ये मुअर्रिस यानी जिसका माल बांटना है, साहिब जायदाद, वो जायदाद और अपना परिवार, अपना ख़ानदान, अपने वारिसीन को छोड़ के गुम हो गया। तो अब मसला ये है कि इस शख्स जो कि गुम हो चुका है, उसकी जायदाद को उसके वारिसीन में तकसीम करेंगे कि नहीं करेंगे, और करेंगे तो कब करेंगे। ऐसे मुअर्रिस का हम इंतज़ार करेंगे एक मुद्दत तक, ताकि उसका पता चल जाए कि वो ज़िंदा है या मुर्दा है। और उस इंतज़ार के बाद अगर कुछ पता नहीं चलता है तो काजी के ज़रिए उसकी मौत का फ़ैसला होगा, फिर उसके बाद उसका माल बांट सकते हैं। और इसी से मिलता जुलता एक मसला है कि कोई शादीशुदा औरत है, उसका शौहर गुम हो गया, तो उसकी बीवी कितना अरसा इंतज़ार करेगी। ज़ाहिर है कि उसकी बीवी अगर जवान हो और कुछ बच्चे हों तो आगे ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी मुश्किल पैदा होगी, इसलिए उसे ज़रूरत होगी कि उसके शौहर का पता नहीं चल रहा है तो वो दूसरी शादी करे। तो मसला ये है कि वो दूसरी शादी कब कर सकती है, कितने दिन वो अपने शौहर का इंतज़ार करेगी। इस बारे में अहले इल्म के बहुत सारे अक़वाल हैं, हम उस तफसील में नहीं जाएंगे। किसी ने तो 80 साल तक भी कह दिया है, जो बहुत ही गैर माकूल बात है। बाज़ अहले इल्म ने 4 साल की बात कही है, जो एक मुनासिब कौल है, माकूल बात है। लेकिन आज की डेट में, जिस ज़माने में हम जी रहे हैं, इस ज़माने में सर्च और तलाश के ज़राए इतने ज़्यादा हो गए हैं कि 4 साल भी बहुत है। यानी 1-2 साल में भी ये कंफर्म हो सकता है कि जो गुमशुदा है उसके आने की उम्मीद है कि नहीं है। और हालात और क़राइन को देखकर देखिए, हर गुमशुदा के हालात एक जैसे नहीं होते, इसलिए हम कोई ख़ास मुद्दत नहीं तय करेंगे कि 4 साल या 5 साल, बल्कि काजी के ऊपर छोड़ देते हैं आज के हालात में कि काजी जो अरसा, जो मुद्दत मुनासिब समझे उतनी तय कर सकता है। यानी इतनी मुद्दत के बाद अगर किसी बीवी का शौहर वापस नहीं आता तो दूसरी शादी कर सकती है। यही मसला मीरास का भी है, और मीरास में थोड़ी सी मुद्दत बढ़ाई भी जा सकती है, क्योंकि मीरास में उतनी जल्दी नहीं होती है। बहरहाल ये किसी औरत का शौहर गुम हो गया या कोई मुअर्रिस मीरास से जुड़ा हुआ कोई शख्स गुम हो गया, दोनों मसलों में काजी के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो इंतज़ार की मुद्दत कितनी तय करता है। तो हालात और क़राइन के लिहाज से किसी मफ़क़ूद की मुद्दत इंतज़ार कम तय करेगा, किसी की ज़्यादा तय करेगा हालात के लिहाज से, क्योंकि हर मफ़क़ूद की एक हालत नहीं होती। मसलन एक शख्स कश्ती में सवार है, समंदर का सफ़र कर रहा है और कश्ती डूब गई। कश्ती डूबते हुए कुछ लोग जान बचा कर निकल गए, बच गए, और कुछ लोगों के बारे में पता चला कि डूब गए, मर गए, उनकी लाश मिल गई। और तीसरी किस्म उन लोगों की जो कश्ती पर मौजूद थे, जिनका कुछ पता नहीं चला, कोई सुराग नहीं मिला कि वो ज़िंदा बचे या मर गए, उनकी लाश नहीं मिली।
तो ऐसे हालात में ज़न्ने गालिब ये है कि वो मर गए होंगे। तो ऐसी हालत में काजी इंतज़ार की बहुत बड़ी मुद्दत नहीं तय करेगा, 1-2 साल बहुत है इसके लिए। लेकिन एक दूसरी शक्ल देखें आप कि एक शख्स कमाने के लिए कहीं गया, मसलन सऊदी अरब गया, 1 साल बाद उसकी ख़बर मुनक़ते हो गई, पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ है, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा उससे, 2 साल हो गए। अब इसके बारे में जो फ़ैसला होगा ना, उसकी मुद्दत थोड़ा तवील होगी, क्योंकि इसके ज़िंदा रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ख़ुलासा ये कि काजी के ऊपर छोड़ दिया जाएगा कि भाई वो कितनी मुद्दत तय करता है, और उस एतबार से उतनी मुद्दत का हम इंतज़ार करेंगे। अब इस दौरान अगर इसकी मौत की ख़बर आ जाती है तो ठीक है, इसका माल तकसीम कर देंगे। लेकिन अगर इसकी मौत की ख़बर नहीं आती है और इंतज़ार की मुद्दत ख़त्म हो जाती है तो फिर काजी इसकी मौत का फ़ैसला कर देगा और फिर उसके बाद इसका माल तकसीम किया जाएगा। याद रहे, यहाँ पे मौत का फ़ैसला होना ज़रूरी है, काजी के ज़रिए उसको मुर्दा डिक्लेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि विरासत के शराइत में से एक शर्त यह है कि मुअर्रिस का माल तभी तकसीम होगा जब मुअर्रिस की वफ़ात मुतहक्क़क़ हो। शुरूत विरासत में आपको शुरू ही में बताया गया है कि पहली शर्त क्या है, तहक्कुक़ मौतिल मुअर्रिस, मुअर्रिस की वफ़ात हो चुकी हो। चूँकि हमें ये नहीं मालूम कि वो ज़िंदा है या मुर्दा है, इसलिए काजी के ज़रिए उसकी मौत का फ़ैसला होगा, यानी हुक्मी मौत उसकी मानी जाएगी, हकीकी नहीं, हुक्मी मौत उसकी मानी जाएगी, उसके बाद उसका माल तकसीम होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी याद रखें आप कि मुअर्रिस को जिस दिन काजी मुर्दा डिक्लेयर करेगा, जिस दिन काजी मुअर्रिस के मुर्दा होने का फ़ैसला करेगा, उस दिन मुअर्रिस के जो वारिसीन ज़िंदा होंगे वो हिस्सा पाएंगे। उससे पहले अगर कोई वारिस फौत हो चुका है तो वो हिस्सा नहीं पाएगा। मिसाल के तौर पर एक मुअर्रिस 2010 में गुम हो जाता है, उसके 3 बेटे और दूसरे वारिसीन हैं, और उसके बाद 4 साल उसके इंतज़ार की मुद्दत तय की जाती है। अब 2010 में गुम हुआ, 2012 में उसका एक बेटा फौत हो गया, 3 बेटे थे, एक बेटा फौत हो गया, और 2014 में काजी ये फ़ैसला करता है कि अब हम इसको मुर्दा मानते हैं और इसका माल तकसीम करेंगे। तो 2014 में उसका माल उसकी जिन बेटों में बटेगा वो सिर्फ़ 2 बेटों में बटेगा। तीसरा बेटा, एक जो पहले फौत हो चुका है, उसको माल नहीं मिलेगा। हालांकि ये बेटा उस वक्त मौजूद था जब इसका बाप गुम हुआ है, लेकिन काजी ने जब इसके बाप यानी मुअर्रिस की मौत का फ़ैसला किया है तो उस वक्त ये ज़िंदा नहीं था, इसलिए इसको हिस्सा नहीं मिलेगा। ये चीज़ ज़हन में रखें कि काजी मुअर्रिस की मौत का फ़ैसला जिस दिन करेगा उस दिन उसके जो वारिसीन मौजूद होंगे, ज़िंदा होंगे, वो हिस्सा पाएंगे, और इससे पहले अगर कोई वारिस फौत हो गया तो वो हिस्सा नहीं पाएगा, क्योंकि शुरूते विरासत में दूसरी शर्त क्या है कि तहक्कुक़ हयातिल वारिस, कि मुअर्रिस की वफ़ात के वक्त जो वारिस है वो ज़िंदा हो। तो चूँकि यहाँ ज़िंदा नहीं है इसलिए उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। तो ये मुअर्रिस का मसला है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि 4 साल उसका इंतज़ार करने के बाद उसका माल तकसीम कर दें और बाद में मुअर्रिस ज़िंदा वापस आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा हुआ कि मुअर्रिस ज़िंदा वापस आया तो ये जो तकसीम हुई थी वो कल-अदम करार दी जाएगी, और जिन लोगों ने भी माल ले लिया है उसे वापस किया जाएगा मुअर्रिस को। तो ये मसला है मुअर्रिस का। ख़ुलासा ये कि मुअर्रिस का मसला बहुत सीधा साधा है। मुअर्रिस अगर कोई गुम हो गया तो उसे ज़िंदा माना जाएगा जब तक कि उसकी मौत की खबर ना आ जाए या काजी उसकी मौत का फ़ैसला न कर दे, और काजी जब उसकी मौत का फ़ैसला करेगा तो उस दिन उसके जो वारिसीन ज़िंदा होंगे वो हिस्सा पाएंगे। ये मसला हो गया मुअर्रिस का। अब हम देखते हैं वारिस का, कि वारिस अगर कोई मफ़क़ूद हो, यानी एक शख्स मर गया, उसके वारिसीन में उसका माल तकसीम करना है, लेकिन वारिसीन में कोई एक शख्स गायब है। देखिए, यहाँ पे एक मसला और दरपेश होता है। मुअर्रिस में उतनी उलझनें नहीं हैं, लेकिन वारिस में एक बड़ी उलझन ये है कि मसला सिर्फ वारिस का नहीं होता है कि ये शख्स गायब है, इसका हिस्सा निकाल के रख दो, बाकी को दे दो, बल्कि मसला ये होता है कि वारिस जो गायब है उसको ज़िंदा या मुर्दा मानने की सूरत में जो दीगर वारिसीन हैं उस पर असर पड़ता है।
वारिस अपने मुर्दा या ज़िंदा होने की सूरत में दीगर वारिसीन पे असर डालता है, ये बड़ा मसला है। क्योंकि हो सकता है कि जो मफकूद है, गायब है, उसको अगर हम ज़िंदा माने तो हो सकता है कुछ वारिसीन कट रहे हों, ये भी हो सकता है कुछ वारिसीन का हिस्सा कम हो रहा हो, कुछ को ब्लॉक कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है। और अगर हम उसको मुर्दा मान लें तो हो सकता है कोई नया वारिस ऐड हो रहा हो सकता है किसी का हिस्सा और बढ़ रहा हो, ये सारा मसला है। तो क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ पे भी हम वारिस मफकूद को ज़िंदा तस्वुर करेंगे और उसके लिए इंतज़ार करेंगे। इंतज़ार की वही शक्ल होगी जो मौरिस के बारे में बताया गया कि काजी एक मुनासिब मुद्दत तय करेगा कि इसका इंतज़ार किया जाएगा। उस बीच में अगर उसकी मौत की ख़बर आ जाती है तो मसला वाज़ेह है, लेकिन अगर उसकी मौत की ख़बर नहीं आती है तो काजी इंतज़ार की मुद्दत ख़त्म होने के बाद उसकी मौत का फ़ैसला कर देगा, फिर उस हिसाब से तक़सीम अमल में आएगी। अब यहाँ पे मसला ये है कि जो इंतज़ार की मुद्दत है, अब अगर हमने ये कह दिया कि 4 साल इंतज़ार करेंगे तो सवाल ये है कि 4 साल तक जो दूसरे वारिसीन हैं क्या वो बैठे रहेंगे? भाई उनका तो हक़ बन गया, क्योंकि ये पक्का है कि मौरिस मर चुका है और मौरिस मरने के बाद इनका हक़ फ़ौरन बन चुका है। तो अब ये क्यों इंतज़ार करें? मसला ये है। इसलिए इस मसले में क्या किया जाता है कि ये जो बकिया वारिसीन हैं उनको हिस्सा दे दिया जाता है और जो मफकूद है उसका हिस्सा बचा के रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे मसला वही है ना कि ये जो बाकी वारिसीन हैं उनको हिस्सा कैसे देंगे? इस शख्स को यानी मफकूद को ज़िंदा मानेंगे या मुर्दा मानेंगे? क्योंकि इसको ज़िंदा या मुर्दा मानने से इनके हिस्सों पे फ़र्क पड़ता है। तो इस मुश्किल के हल के लिए हम क्या करते हैं, हम 2 मसाले बनाते हैं। एक बार में मफकूद को हम ज़िंदा मानते हैं और देखते हैं किसको कितना हिस्सा मिल रहा है, और दूसरी बार में हम मफकूद को मुर्दा मानते हैं और देखते हैं किसको कितना हिस्सा मिल रहा है। फिर दोनों सूरतों में देखते हैं और ये नज़र दौड़ाते हैं कि कोई ऐसा वारिस है जो दोनों हालत में यकसा माल पा रहा है तो उसको उतना दे देते हैं। और अगर ये देखते हैं कि कोई ऐसा वारिस है जो किसी हालत में तो हिस्सा पा रहा है, किसी में बिल्कुल नहीं पा रहा, तो उसको कुछ नहीं देंगे। और कोई ऐसा वारिस है जो देखते हैं कि किसी हालत में कुछ हिस्सा पा रहा है, दूसरी हालत में भी पा रहा है, लेकिन किसी में कम पा रहा है, किसी में ज़्यादा पा रहा है, तो जिस हालत में वो कम पा रहा है वो कम से कम मिकदार उसको दे देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो मिकदार जिसमें पा रहा है वो उसके लिए रोक के रख लेंगे। और फिर बाकी जो माल बचा रहेगा वो मफकूद के लिए बचा के रखेंगे जब तक कि मफकूद के ताल्लुक़ से कोई हतमी फ़ैसला ना हो जाए। अब ये कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। यानी अगर वारिस मफकूद है तो 2 मसला कैसे बनाएंगे और कैसे चेक करेंगे कि किस वारिस को दोनों हालतों में कितना मिल रहा है, वो हल का तरीका क्या होगा वो हम देखते हैं। तो हम एक मिसाल लेते हैं। एक शख्स फौत हो गया, उसकी माँ है, उसकी बेटी है, उसका एक सगा भाई है और उसका एक माँ शरीक भाई है। इसमें जो बेटी है इसको हम मान लेते हैं कि मफकूद है, बेटी गायब है। तो अब हम इसके 2 मसले बनाएंगे, एक में बेटी को ज़िंदा मानेंगे और दूसरे में बेटी को मुर्दा। यहाँ पे हम इसको ज़िंदा मानते हैं तो इस मसले का हम नाम रखते हैं मफरूज़ हयात, यानी बेटी को हमने ज़िंदा माना है। अब ये मसला हल करते हैं। माँ को मिलेगा 1/6, बेटी को 1/2 और सगे भाई को बाकी, आखिल माँ शरीक भाई हो जाएगा ब्लॉक। असले मसला कितना आएगा? असले मसला आएगा 6, माँ को मिलेगा 1, बेटी को मिलेगा 3, 3 1 4, 5 6, 2 बचेगा, 2 इसको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम एक खाली जगह छोड़ देंगे। हो सकता है कि ये जो असले मसला है इसको चेंज करना पड़े, वैसे इस मिसाल में चेंज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है इसको चेंज करना पड़े। इसलिए बतौर फार्मूला हम ये समझ लें कि ये पहला मसला हल करने के बाद यहाँ पे हम जगह खाली छोड़ देते हैं। तो ये एक मसला हमने हल कर लिया, यानी इस बेटी को जो मफकूद है, गायब है, इसको हमने ज़िंदा मान के देखा तो सारे वारिसीन को इस तरह मिल रहा था कि असली मसला 6 बन रहा था, जिसमें से 1 माँ को मिल रहा था और 3 बेटी को और 2 सगे भाई को ये ब्लॉक हो रहा था। अब हम दूसरा मसला बना के देखते हैं, इसको मुर्दा मानते हैं, मफरूज़
मफरूज़ वफ़ात, हम ये मानते हैं कि इसकी वफ़ात हो चुकी है, बेटी की वफ़ात हो चुकी है। तो माँ और ये बेटी की वफ़ात हो चुकी है, इसको हम लिख देते हैं मय्यत। और फिर ये है अख शकीक और ये है अख ले उम। यहाँ पे देखिए बेटी फौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी माँ का हिस्सा 1/6 ही रहेगा, क्योंकि 2 भाई मौजूद हैं। ये तो मय्यत है, मर चुकी है। अख शकीक इसको मिलेगा बाकी, और इसको मिलेगा 1/6। वहाँ पे हिस्सा नहीं पा रहा था, बेटी इसको ब्लॉक कर रही थी, यहाँ पे बेटी नहीं है, इसलिए ये 1/6 1/6 पा जाएगा। अब असली मसला होगा 6, इसको मिलेगा माँ को 1, ये तो हमने इसको मुर्दा मान लिया है। और अख ले उम को, इसको भी मिलेगा 1, 2 मिल गया, बाकी बचा 4 मिल जाएगा भाई को। यहाँ पे हम खाली जगह छोड़ देंगे, इस मिसाल में तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए फार्मूला समझने के लिए ये जहन में रखें कि यहाँ पे हम एक जगह खाली छोड़ते हैं। अभी हमने 2 मसले बना लिए हैं। ये मफकूद है बेटी, एक मसले में हमने इसको ज़िंदा माना है, दूसरे मसले में हमने इसको मुर्दा माना है। अब हम नज़र दौड़ाते हैं और देखते हैं कि दोनों हालतों में वारिसिन के हिस्सों में क्या क्या फ़र्क पड़ता है। माँ को हम देख रहे हैं कि पहली सूरत में 1 मिला है, 6 में से 1 मिला है, और दूसरी हालत में भी 6 में से 1 मिला है, इसलिए इसका एक हिस्सा यानी 6 में से 1 हिस्सा इसका कन्फर्म है, इसको दे देंगे, क्योंकि इसके हिस्से पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मुर्दा हो या ज़िंदा हो, किसी भी हालत में हो, इसके हिस्से पे फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए माँ को हम 1 दे देंगे। यहाँ पे देखें आप अख ले उम को, इसका मामला ये है कि पहली सूरत में ये कुछ भी नहीं पाता है, ब्लॉक हो जाता है, और दूसरी सूरत में 1 पाता है, इसलिए हम इसे कुछ नहीं देंगे। इसकी हालत तय होने से पहले, यानी हम इंतज़ार की घड़ी में, उससे पहले हम इसको कुछ नहीं देंगे, क्योंकि ये ब्लॉक भी हो सकता है। ये अख शकीक भाई है, इसका हिस्सा देखें आप, एक हालत में 2 पा रहा है, एक हालत में 4 पा रहा है, तो हम इसको 2 देंगे, क्योंकि 2 ये हर हाल में पा रहा है। यहाँ 2 पा रहा, मतलब यहाँ भी लाजमी तौर पर इसको कम से कम 2 तो मिलेगा, तो इसको कम से कम 2 हर हालत में मिल रहा है, इसलिए 2 इसको दे देंगे। कुल टोटल कितना हुआ? 2 1 3, टोटल हमने 3 बांट दिए, और 3 ये हमने महफूज करके रख लिए। हम इतना 3 बांटेंगे, यानी 6 में से हम, यानी ये 6 में से हमने 3 बांट दिया है, 3 हमारे पास बचा है। अब ये 3 हम बैलेंस रख लेंगे, वो किसी को नहीं देंगे जब तक कि इसकी हालत तय ना हो जाए, इसके बारे में कोई हतमी ख़बर ना आ जाए। इसके बारे में जो मफकूद है, इसके बारे में कोई हतमी ख़बर आती है, तो उस ख़बर के बाद हम इस 3 के ताल्लुक़ से फ़ैसला करेंगे इसको क्या करना है। इसकी भी कुल 4 सूरतें हो सकती हैं। पहली सूरत ये हो सकती है कि जो हम मफकूद का इंतज़ार कर रहे हैं, उसी बीच में ये ख़बर आ गई कि मफकूद अपने मुअर्रिस से पहले मर चुका है, यानी ये बेटी जिसका बाप मर चुका है, जिसका माल हम बांट रहे हैं, ये गायब है। कब गायब है? बाप के मरने से पहले ही गायब है। याद रखें, ये बाप के मरने से पहले ही गायब है। अगर बाप के मरने के बाद ज़िंदा होती फिर गायब हुई, तब तो कोई मसला ही नहीं, तब तो उसका हिस्सा बन ही चुका था। लेकिन मसला ये है कि बाप की जो वफ़ात हो रही उससे पहले से ये गायब है, इसलिए उसके बारे में ये सब मसला पैदा हो रहा है, ये जहन में रखें। बहरहाल यहाँ जो हम लेकर चल रहे हैं मिसाल, तो यहाँ पे सूरत हाल ये होगी कि अपने मुअर्रिस यानी बाप से पहले ये गायब है। तो इंतज़ार की मुद्दत में पहली सूरत क्या हो सकती है? पहली सूरत ये होती है कि ये ख़बर आए कि मफकूद अपने मुअर्रिस से पहले मर चुका है। मफकूद के मुअर्रिस से पहले मरने की ख़बर आए, तो अगर ये ख़बर आती है कि ये जो मफकूद है ये मुअर्रिस से पहले मर चुका है, यानी बेटी मर चुकी है, तो इसका हिस्सा नहीं बनेगा, यानी ये हालत तय हो जाएगी। इसलिए इस हालत के मुताबिक जिसको जो मिल रहा था उतना हम देंगे। तो देखिए, माँ को इस हालत में 1 मिला था, वो तो हम दे ही चुके थे, और इस अख ले उम को 1 मिला था, लेकिन हमने इसकी वजह से इसको नहीं दिया था, तो इस 3 में से 1 इसको दे देंगे, 3 में से 1 इसको दे देंगे।
और यहाँ पे देखिए हमने सिर्फ 2 दिया था, 2, तो यहाँ पे हम इसको 2 और दे देंगे, तो इसको 4 हो गया। तो ये कुल 3 जो बचा था, ये 3 यहाँ पे समझिए ख़त्म हो गया। तो अगर ये पहली हालत होती है कि हमें इंतज़ार की मुद्दत में ये ख़बर कहीं से आती है कि भाई जो मफ़क़ूद है वो तो अपने मुअर्रिस से पहले ही मर चुका है, ये ख़बर आती है, इसकी तस्दीक होती है, तो फिर ये पहली सूरत होगी और इसके मुताबिक फ़ैसला क्या होगा कि हम इसको नहीं देंगे, हम इसको नहीं देंगे, यानी जो मफ़क़ूद है उसका कोई हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि ये जो बैलेंस किया था हमने ये रिटर्न हो जाएगा इस हालत में वारिसीन को, यानी जिनका हक बनता था। दूसरी शक्ल क्या हो सकती है? दूसरी शक्ल ये हो सकती है कि मुअर्रिस के बाद मफ़क़ूद के मरने की ख़बर आए, मुअर्रिस के बाद मफ़क़ूद के मरने की ख़बर आए, यानी हमें ये ख़बर मिल जाए इंतज़ार की मुद्दत में कि ये बेटी मर चुकी है, ज़िंदा तो नहीं है, लेकिन कब मरी है? अपने बाप के बाद, मुअर्रिस के बाद इसका इंतकाल हुआ है। तो ऐसी सूरत में हम इसको हिस्सा देंगे। ये जो बचा के रखा था, चूँकि उस वक्त ज़िंदा थी, हमने जो ज़िंदा माना था इसको, ये 3, तो हम जो है ये जो इसका हिस्सा था ये 3 जो है इसी को दे देंगे, क्योंकि ये अपने बाप के वक्त ज़िंदा थी, इसको दे देंगे। अच्छा, अब ये भी ज़िंदा तो नहीं है ना, मर चुकी, तो क्या करेंगे? इसको देने के बाद फिर इसके जो रिश्तेदार हैं उनमें बढ़ जाएगा, यानी ये 3 बैलेंस था ये जाएगा इस बेटी को, क्योंकि अपने बाप के वक्त ये ज़िंदा थी, बाद में मरी है। तो इसको जाने के बाद, चूँकि ये भी मर चुकी है, इसलिए इसके जो वारिसीन हैं, मान लीजिए शादीशुदा थी तो इसके बेटे हैं, या शादीशुदा नहीं थी तो इसके भाई बहन जो भी हैं वो अलग से मसला बना के उसको हम दे देंगे, लेकिन ये जो बैलेंस है वो जाएगा उस बेटी को। ये दूसरी शक्ल है। तीसरी शक्ल ये है, मफ़क़ूद की मौत की ख़बर आए लेकिन मौत का वक्त मालूम ना हो, उसकी मौत की ख़बर आए, यानी ये ख़बर मिल जाए इंतज़ार की मुद्दत में कि ये मफ़क़ूद जो है बेटी जो है मर चुकी थी, लेकिन कब मरी थी? अपने बाप से पहले या अपने बाप के बाद, इस बारे में कोई ख़बर ना आए। तो ये है मफ़क़ूद की मौत की ख़बर आए लेकिन मौत का वक्त मालूम ना हो, या काज़ी इंतज़ार के बाद मौत का फ़ैसला करे, ये भी हो सकता है, यानी बाद में उसकी मौत की ख़बर आए लेकिन ये ना पता हो कि कब उसकी मौत हुई है, या ये कि इंतज़ार की मुद्दत ख़त्म हो जाए और काज़ी उसकी मौत का फ़ैसला करे। तो इस सूरत में 2 में से कोई भी हो, इस सूरत में राजिह कौल ये है कि ये माल इसी को मिलेगा, राजिह कौल ये कि माल इसी को मिलेगा, यानी ये जो 3 बैलेंस है ये इसी को जाएगा, इसी बेटी को जाएगा। फिर बेटी को जाने के बाद चूँकि वो मर चुकी है या उसकी मौत का फ़ैसला हो चुका है, इसलिए वो उसके वारिसिन को जाएगा, लेकिन ये 3 मिलेगा उसी को। इस तीसरी शक्ल में भी कि मफ़क़ूद की मौत की ख़बर आए लेकिन पता ना हो कि वो कब मरी है, या काज़ी उसकी मौत का फ़ैसला करते। इस बारे में राजिह कौल ये है कि ये 3 उसी को मिलेगा, मफ़क़ूद को मिलेगा। इसमें दूसरा कौल ये है कि ये जो बैलेंस है ये बेटी को नहीं जाएगा, यानी बेटी को जाके उसके वारिसिन को नहीं जाएगा, बल्कि ये वापस रिटर्न होगा पहले मुअर्रिस के वारिसिन को, यानी जो पहली शक्ल है ना, ये शक्ल, यानी ये दोनों, यानी इन दोनों में एक ही जैसा अमल होगा। पहले मैंने आपको बताया था कि अगर ये पता चल जाए कि बेटी अपने मुअर्रिस से पहले मर चुकी है तो बेटी को नहीं मिलेगा, बल्कि ये यहाँ पे ये दूसरी शक्ल में जो ज़्यादा हिस्से पा रहे थे उनको रिटर्न कर दिया गया था। तो वही अमल इस सूरत में भी होगा कि बेटी को ना दे के दीगर वारिसिन को दिया जाएगा, लेकिन ये मरजूह कौल है। राजे कौल ये है कि इस तीसरी हालत में भी हम बेटी ही को देंगे। वजह तरजीह क्या है कि बेटी की उसके मुअर्रिस से पहले मौत पर कोई दलील, कोई सबूत मौजूद नहीं है। तो जब ये साबित ही नहीं है कि बेटी पहले मरी है, तो जब साबित नहीं है उसका मरना, तो असल इंसान की हयात है, उसकी ज़िंदगी है, इसलिए उसको ज़िंदा माना जाएगा। और हम ये मानेंगे कि जब हमको ख़बर आ रही है उसके मरने की, या जब काजी उसका फ़ैसला कर रहा है,
तो हम तक जब खबर पहुंच रही है तब हम अपने वक्त के लिहाज से ही उसको मुर्दा मानेंगे, हम बहुत पीछे जाके उसकी मौत का फ़ैसला नहीं करेंगे। तो चूँकि उसकी असल हयात है इसलिए हम अपने मुअर्रिस के बाद उसको ज़िंदा मानेंगे, और जब ज़िंदा मानेंगे तो उसको हिस्सा जाना चाहिए। यही हनाबला का मौक़िफ़ है, फ़िक़्ह हम्बली का यही फ़तवा है और यही राजे है, यही दुरुस्त है, यही बेहतर है। लेकिन दूसरे मज़ाहिब का या दूसरे अहले इल्म का फ़तवा ये है कि नहीं, इस सूरत में हम बेटी को ना देकर दीगर वारिसियों को देंगे, लेकिन वो दुरुस्त नहीं है। एक चौथी शक्ल ये हो सकती है कि मफ़क़ूद तक़सीम विरासत के बाद ज़िंदा आ जाए। तो अगर ये शक्ल है कि मफ़क़ूद तक़सीम विरासत के बाद ज़िंदा आ जाए, तो इसके ज़िंदा वापस आ जाने की वजह से ये जो पहली 3 सूरतों में से किसी एक सूरत के मुताबिक फ़ैसला हुआ था, ये फ़ैसला रद्द हो जाएगा, ये तक़सीम कल आदम हो जाएगी और इसको हिस्सा मिल जाएगा। तो ये जो 3 सूरतें थीं, यानी या तो ये पता चला था कि ये मर चुकी है, इसके मरने की खबर आई थी, तो अगर ये ज़िंदा वापस आ जाती है तो इसका मतलब ये कि वो खबर झूठी थी, गलत थी, या ये कि काजी ने फ़ैसले किया था उसकी मौत का और ये ज़िंदा आ जाती है तो पता ही चलता है कि काजी का फ़ैसला गलत था। इसलिए अगर ये ज़िंदा आ जाए तो ये सारी तक़सीमात और ये सारी सूरतें बातिल हो जाएंगी और इसे उठा के हिस्सा दे दिया जाएगा। किसी भी एतबार से फ़ैसला हुआ हो वो सब कलअदम हो जाएगा और ये ज़िंदा वारिस करार पाएगा, ज़िंदा, इसलिए इसी को मिलेगा। अगर इसको दे के इसके बच्चों को भी दिया गया हो तो भी वो कलअदम हो जाएगा और वापस इसी को दिया जाएगा, क्योंकि ये ज़िंदा और सही सलामत है। तो ये 4 सूरतों में से किसी सूरत के मुताबिक फ़ैसला होगा। तो ये मसला है, अगर वारिस, ये हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये मसला है कि अगर वारिस मफ़क़ूद हो, वारिसीन में से कोई गुम हो जाए, मफ़क़ूद हो, तो मसला तक़सीम करने का यही तरीका है। ये चीज़ अच्छे से समझ लीजिए कि इसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे, हम और मिसालों से इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन ये चीज़ कि जो हम बैलेंस रखते हैं उसका क्या करेंगे वो हम आगे इसको रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझ लें। आगे हम और मिसालें देखते हैं। यहाँ पे गौर कीजिए कि जो असले मसला था एक ही था, एक ही था, असले मसला एक ही था, यानी यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। इसकी वजह से आसानी ये हुई थी कि हमें असले मसला चेंज नहीं करना पड़ा। ये जो हमने खाली जगह छोड़ी थी ये इसलिए छोड़ी थी कि अगर ये असले मसला दोनों जगह फ़र्क हुआ तो हमें पहले दोनों को बराबर करना होगा ताकि अंदाज़ा हो सके कि किसको कितना मिल रहा है। लेकिन यहाँ पहले ही से ऑलरेडी दोनों का असली मसला एक था, इसलिए हमें मज़ीद कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर असली मसला एक ना हो तो हम कैसे उसको एक करेंगे वो भी देख लेते हैं। एक वारिस बढ़ा लेते हैं, ज़ौजा। एक आदमी फौत होता है और उसकी बीवी है, उसकी माँ है, उसकी बेटी है, अक्शकीक है। बेटी क्या है? मफ़क़ूद है। हिस्सा देते हैं। बीवी का होगा 1/8, माँ का होगा 1/6, बेटी का 1/2। इसको हम ज़िंदा मान के देखते हैं, मफरूज़ हयात। बेटी का 1/2 और इसका होगा बाकी, अक्शकीक को बाकी। असले मसला आएगा 24, 8 तेरी 24 और 6 चौक 24, 12 दूना 24। अब कितना हुआ? 12 3 15, 15 4 19, बाकी बचा 5 5, इसको दे देंगे। यहाँ पे हम खाली जगह छोड़ देते हैं। अब इसे हम बेटी को मुर्दा मान के देखते हैं। ज़ौजा, ये मय्यत है, मुर्दा है ये, और अक्शकीक सगा भाई। हिस्सा देते हैं। बीवी को यहाँ पे मिलेगा 1/4 क्योंकि ये बेटी को हमने मुर्दा मान लिया है। माँ को मिलेगा 1/3, भाई को मिलेगा बाकी। असले मसला आएगा 12, 4 तियाएँ 12, 3 चौक 12, तो 4 3 7, बाकी बचा 5 7 5 12।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो असली मसला 12 है और यहाँ पे 24 है, ये दोनों एक नहीं है, इसलिए हमें एक करना होगा। और असली मसला एक करने का फार्मूला ये है कि दोनों का ज़ू अज़आफ़े अक़ल निकाल लें। तो ये 12 और 24 है, तो 12 12 12 दूना 24 2 1, तो ये 12 ज़रबे 2 24। पता चला कि ये 24 ये जामे असली मसला बन सकता है, जिससे हम दोनों हालतों में वारिसीन के हिस्से बांट सकते हैं। तो ये ज़ू अज़आफ़े अक़ल निकालने के बाद जो अदद हमको हासिल होगा वो अदद असल में जामे मसला होगा, यानी हम उसी अदद से पुराने असली मसला को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे 24, चूँकि असली मसला वही 24 ही है, 24 है, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पहले ही से 24 है। ये 12 है, इसलिए हम इसको 24 बनाएंगे। यहाँ पे 12 है, इसलिए हम इसको 24 बनाएंगे। ये पहले से 24 है, यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमको जो अदद मिला वो 24 है, यानी 24 ये जामे मसला हो सकता है। यहाँ पहले से 24 है, उसको कुछ नहीं करेंगे। और यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे ये 12 है, इसलिए हम इसको 24 करेंगे। अब इसको 24 कैसे करेंगे? तस्हीह में आपने ये पढ़ा था कि अगर हम वारिसीन के हिस्से और असले मसला को किसी एक अदद से ज़रब दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके टुकड़े बढ़ जाते हैं लेकिन असल मिक़दार में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम देखें कि 12 को कितने से ज़रब दे दें कि 24 बन जाए। तो 12 को अगर हम 2 से ज़रब देते हैं तो 24 बनता है। तो अगर हम 2 से सबको ज़रब दे दें, 3 को भी 2 से ज़रब दे दें, 4 को भी 2 से ज़रब दे दें, 5 को भी 2 से ज़रब दे दें, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने असले मसला और सब को एक ही अदद से ज़रब किया, बिल्कुल तस्हीह जैसा, जैसे तस्हीह में होता है, सबको एक ही से ज़रब किया। तो क्या नतीजा क्या होगा? 12 दूना 24, 3 दूना 6, 4 दूना 8, और ये तो फौत हो चुकी है और इसको तो हमने मुर्दा मान लिया है, और ये 5 दूना 10, 10 और 18, 19 20 4 24। तो ये नया असली मसला है 24, सबको एक ही अदद से ज़रब दिया है। इसका मतलब ये कि ये टुकड़े तो बढ़ गए हैं, बिल्कुल तस्हीह वाली शक्ल हुई है, लेकिन असल मिक़दार में कोई कमी नहीं हुई। लेकिन इस तरह अमल करने से फ़ायदा ही हुआ कि ये असली मसला बराबर हो गया। ये देखें आप, ये जो था असली मसला और ये असली मसला अब बराबर होगा। अब इस असली मसला के तहत जो हिस्से मिले हैं और इस असली मसला के तहत जो हिस्से मिले हैं वो देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मिल रहा है। इससे पहले हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे कि कितना मिल रहा है। मिसाल के तौर पर पहले क्या हो रहा था, देखिए यहाँ इसको बाकी मिल रहा था 5 और यहाँ पे भी इसको 5 मिल रहा था, लेकिन असली मसला अलग था। यहाँ असली मसला 24 था, यहाँ असली मसला 12 था। यहाँ 24 में इसको 5 मिल रहा था, 12 में से 5 मिल रहा था। तो ये बज़ाहिर दिखने में ऐसा लगता है कि दोनों में अक्षकी को 5 मिल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन जब हमने असली मसला बराबर किया, इसको भी 24, ये 24 है, इसको भी 24 किया, तो पता चला कि यहाँ पे इसको 10, 5 नहीं 24 में 10 मिल रहा है, इसको 24 में 5 मिल रहा है और इसको 24 में 10 मिल रहा है। तो असली मसला जब हमने बराबर किया तब जाके हमको पता चला कि किसको किस हालत में कितना मिल रहा है। तो इसलिए हम इसको भूल जाएंगे, ये जो पुराना था इसको नहीं देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, बल्कि इस तरह से देखेंगे। तो अब यहाँ पे अमल क्या होगा, ये देखिए, बीवी का हिस्सा जो देना होगा, तो हम देख रहे हैं कि बीवी को एक हालत में 3 मिल रहा है और एक हालत में 6 मिल रहा है, तो कम से कम 3 मिल रहा है, इसलिए 3 उसको देंगे। यानी कितने में से? 24 में से 3 हम उसको देंगे। और माँ को देखिए, एक हालत में 4 मिल रहा है, एक हालत में 8 मिल रहा है, तो कम से कम जो 4 है वो 4 हम देंगे। और ये तो मफकूद है, इसका तो बैलेंस रखना है। और ये भाई को देखें, हम पहली हालत में इसको 5 मिल रहा था, दूसरी हालत में 10 मिल रहा, तो हम 5 देंगे। तो 24 में से इतना हम देंगे, तो कितना हुआ? 5 4 9 10 12, 12 दिया हमने और 12 हमने बैलेंस रख दिया। ये बैलेंस हम क्या करेंगे, वो पहले मैं आपको समझा चुका हूँ कि मफकूद जो गायब है उसकी 4 सूरतें बनेंगी। 4 सूरत में से जो भी सूरत हो उसी के मुताबिक इस बैलेंस को लेके फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बता रहा था कि देखिए असली मसला सेम नहीं है, असली मसला हमको चेंज करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे एक ही जगह चेंज करना पड़ा। यानी जब हमने एक जामे मसला मालूम किया, दोनों असली मसला का ज़ू अज़ाफ़े अक़ल मालूम किया, तो पता चला कि इसको
चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले ही से 24 है इसलिए इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे हमने चेंज किया। लेकिन कुछ मिसालें ऐसे होंगी जहाँ आपको दोनों जगह असली मसला चेंज करना पड़ेगा, वो भी आप देख लें। मिसाल के तौर पर एक आदमी मर गया, उसके 2 बेटे हैं और 1 बेटी है और 1 बेटा है मफकूद। ये सब के सब क्या है, असबा हैं। और असबा का असली मसला कैसे बनेगा, उसमें हम बेटे को डबल गिनते हैं, 2 गिनते हैं, इसको भी 2 गिनेंगे, इसको 1 गिनेंगे। तो असली मसला जो आएगा वो होगा 2 2 4 1 5। असली मसला 5 होगा, 2 इसको 2 इसको। यहाँ पे हम खाली जगह छोड़ देंगे। ये मफरूज़ हयात, अभी हम उसको मुर्दा मान के गिनते हैं। ये बेटा है और ये मय्यत, ये मुर्दा है और ये बेटी है। यहाँ पे बेटे का 2 होगा, ये फौत हो चुका है, इसका 1 होगा। असली मसला आएगा 3, तो 2 इसको मिलेगा और 1 इसको। यहाँ पे खाली जगह छोड़ देंगे जामे मसले के लिए। अब देखिए दोनों हालतों में किसको कितना मिल रहा है हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे 2, ऐसा लगता है कि 2 2 दोनों हालतों में मिल रहा है, लेकिन ये अंदाज़ा ठीक नहीं है। यहाँ पे बेटी को 1 मिल रहा है और यहाँ पे भी 1 मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि दोनों मसलों में उसको बराबर मिल रहा है अगर हम सिर्फ यही देखते हैं। लेकिन ये अंदाज़ा ठीक नहीं है, क्योंकि असली मसला दोनों का अलग है। यहाँ 2 इसको 5 में मिल रहा है, जबकि यहाँ 2 3 में मिल रहा है। यहाँ 1 5 में मिल रहा है, जबकि यहाँ 1 3 में मिल रहा है। सही अंदाज़ा लगाने के लिए हमें असली मसला 1 करना पड़ेगा, यानी ये 5 को बदलना होगा, 3 को भी बदलना होगा, 5 को ऐसे अदद से बदलना होगा कि जो अदद आए वही अदद 3 को बदलने के बाद भी आए। तो हम क्या करेंगे, 3 और 5 का जो अज़ाफ़े अक़ल निकाल लेंगे। ये 3 और 5 वो एक उतना ही आएगा, 3 5 15, तो जामे मसला 15 आएगा। 15 यानी 15 है जो दोनों का असली मसला बन सकता है। 15 वो अदद है, छोटे से छोटा अदद है जो दोनों का असली मसला बन सकता है। तो यहाँ पे हम देखें कि 5 को किससे ज़रब करने पे 15 बनता है, 5 को 3 से। ये मालूम करने के लिए तकसीम कर दे 5 या 15, तो 5 को 3 से ज़रब करने पर ये 15 बनता है। तो हम सब को 3 से ज़रब देंगे। पाँच को 3 से ज़रब देने पे 15 बनता है, तो हम सब को 3 से ज़रब दे देंगे। 2 को भी 3 से, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से। तो कितना आया, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 3 15। यहाँ पे हम 3 को किससे ज़रब दें कि 15 है, तो 15 को 3 से तकसीम करके देख लिए, 3 5 15, तो पता चला 5 से ज़रब दें तो 15 आता है। तो 5 से सबको ज़रब दें, 2 को भी 5 से, 1 को भी 5 से। तो यहाँ पे कितना है, 5 दूना 10 और 5। अब अगर हम देखें तो फ़र्क पड़ रहा है। अब हमको अंदाज़ा हो गया कि ये असल मसला है, दोनों का एक ही है। अब 15 से यहाँ सबको कितना कितना मिल रहा है और 15 से यहाँ सबको कितना कितना मिल रहा है। इस तरह दोनों को देखने से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हर वारिस को दोनों मसलों में कितना मिलता है। तो बेटे को एक मसले में मिल रहा है 6, दूसरे में 10, यानी कम से कम 6 इसको मिल रहा है, इसलिए 6 इसको दे देंगे, यानी 15 में से 6, 15 में से 6 इसको दे देंगे। ये तो मफकूद है। बेटी को एक मसले में 3 मिल रहा है, एक में 5, कम से कम 3 मिल रहा है, 3 इसको दे देंगे। तो 6 3 9, 15 में से 9 हमने दिया, बचा कितना 6। ये 6 हमारे पास बैलेंस है। और इसके साथ हम क्या करेंगे वो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि 4 सूरतें हो सकती हैं, 4 में से जो सूरत भी मफकूद की तय होगी उसी के मुताबिक इस बैलेंस का फ़ैसला होगा। यहाँ मैंने आपको सिर्फ ये दिखाना चाहा है कि यहाँ पे देखिए दोनों जगह हमने असली मसला चेंज किया है, क्योंकि ये असली मसला पहले 5 था, यहाँ पे 3 था, हमें दोनों को चेंज करना पड़ा है। हमने नया असली मसला 15 लाया है जो दोनों से मुख्तलिफ है, और ये 15 इन दोनों का जामे मसला है। 15 कैसे लाया है, पुराने जो असली मसला थे उनका हमने ज़ू अज़ाफ़े अक़ल निकाला है। और हमेशा जब भी जामे मसला लाना होगा, इस केस में मफकूद के केस में, तो जामे मसला पता करने का फ़ार्मूला यही है कि हम सारे पुराने असली मसला को एक साथ लिख के ज़ू अज़ाफ़े अक़ल मालूम करेंगे, जो अदद नतीजे में आएगा वही होगा जामे मसला।
तो ये एक मिसाल हमने देखी। अब एक चीज़ और हमको देखना है, वो ये कि अभी तक जो मिसालें हम देख रहे थे उसमें कोई एक वारिस मफकूद हो रहा था, यानी कोई एक वारिस था जो गायब था और उसकी वजह से जो दीगर वारिसिन के हिस्से डिस्टर्ब हो रहे थे, उसको कैसे हमने हल किया वो हमने देखा। लेकिन अगर किसी शख्स की विरासत तकसीम हो रही है और उसके वारिसिन में एक नहीं बल्कि दो मफकूद हों तो क्या करेंगे? तो उसका भी तरीका बिल्कुल ऐसे ही है। मैं एक मिसाल से आपको समझाता हूँ। असल में एक मफकूद था तो हम दो मसला बनाते थे, एक में मफकूद को ज़िंदा मानते थे, एक में मुर्दा। लेकिन जब दो मफकूद होंगे तो हमको चार हालतें बनानी होंगी। मिसाल देखें आप, एक आदमी मरता है, उसकी बीवी है, उसकी बेटी है, उसकी माँ है और उसका सगा भाई है। ये मिसाल हम लेते हैं। इसमें ये दोनों मफकूद हैं, यानी एक शख्स के वारिसिन में से उसकी बीवी, उसकी बेटी मफकूद है, बाकी उसकी माँ और उसके भाई है। तो अब इसको कैसे हल करेंगे? तो देखिए, इसकी चार हालतें हमें फ़र्ज़ करनी होंगी। पहली हालत में ये दोनों बीवी और बेटी ज़िंदा होगी, दूसरी हालत में ये दोनों बीवी और बेटी मुर्दा होगी, तीसरी हालत में बीवी ज़िंदा होगी और बेटी मुर्दा होगी, और चौथी हालत में बीवी मुर्दा होगी और बेटी ज़िंदा होगी। इस तरह से चार हालतें हमें फ़र्ज़ करनी होंगी। तो हम पहले मानते हैं दोनों ज़िंदा, दोनों को ज़िंदा मान के मसला हल करते हैं। बीवी को मिलेगा 1/8, बेटी को मिलेगा 1/2, माँ को 1/6 और बाकी भाई को बाकी। असली मसला आएगा 24, बीवी को 3, बेटी को 12, माँ को 4, 12, 3, 15, 19, 5 बचा, 5 हम इसको दे देंगे। इसके बाद हम खाली जगह छोड़ देंगे जामे मसला के लिए। दूसरी हालत क्या फ़र्ज़ करते हैं? दोनों मुर्दा, ये मय्यत, बीवी भी मय्यत है और बेटी भी मय्यत है, फिर बचती है माँ और ये सगा भाई। हिस्सा कैसे मिलेगा? माँ का 1/3 और बाकी इसको। असली मसला आएगा 3, 1 इसको जाएगा और बाकी जो बचा वो इसको जाएगा। यहाँ पे हम खाली जगह छोड़ते हैं जामे मसला के लिए। और यहाँ पे हम एक के तीसरी हालत फ़र्ज़ करते हैं, बीवी ज़िंदा, बेटी मुर्दा। तो ज़ौजा इसको हम ज़िंदा मानते हैं और बेटी को मुर्दा, बाकी माँ और अख शकीक सगा भाई। हिस्सा देते हैं, बीवी का 1/4, माँ का 1/3 और इसका बाकी। असली मसला आएगा 12, 3 बीवी का, 3 चौक 12, 4 माँ का और 4 3 7, बचा कितना? 5। खाली जगह छोड़ देते हैं जामे मसला के लिए। और इसके उल्टा हम फ़र्ज़ करते हैं कि बेटी ज़िंदा, बीवी मुर्दा, मय्यत बीवी मुर्दा है और बेटी बिंत, बेटी ज़िंदा है, माँ है और अख शकीक है। इसको कुछ नहीं, बेटी को 1/2, माँ को 1/6 और इसको बाकी। असली मसला आएगा 6, बेटी को 3 और माँ को 1 और बाकी 3 1 4 2 इसको मिलेगा। इसके बाद जामे मसला के लिए हम खाली जगह छोड़ देते हैं। अब जामे मसला कैसे मालूम करेंगे? देखिए, कुल उसूल मसाइल कितने हैं? 4 है, 12 है, 3 है, 24 है। इन सब का हम ज़ो अज़ाफ़े अक़ल मालूम करेंगे, इन सब का।
6, 12, 3, 24। 3 से करते हैं, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 1, 3 8 24। 2 से करते हैं 2, 2 दूना 4, 2 चौक 8। 2 से करते हैं 2, 2 दूना 4। 2 से करते हैं 2 2। तो 3 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 बराबर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24। तो ये 24 हमारे लिए आया जामे मसला। तो जामे मसला आया है 24। 24 को हम बनाएंगे जामे मसला। 24 24 24 24। अब क्या करेंगे, ये हमें नया असले मसला मिला है जामे 24, यानी 24 को असले मसला बनाते हुए सारी हालतों को हम हल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं हम, यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही से 24 असले मसला बना हुआ है, इसलिए हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वही है सेम। अलबत्ता यहाँ पे 24 नहीं है, 3 है, इसलिए हम 3 को हम 24 बनाएंगे। तो 3 को किससे ज़रब दें कि 24 हो जाए, तो 3 को अगर हम 8 से ज़रब दें तो 24 हो जाए। तो 8 से हम सबको ज़रब दे देंगे, यहाँ पे 2 8, तो यहाँ पे 8 8 बनाए 16। यहाँ पे 12 को हम किससे ज़रब दें, 24 हो जाए। 12 को अगर हम 2 से ज़रब करें तो 24 हो, तो सबको 2 से ज़रब देते हैं, यानी तसी वाले अमल की तरह से। तो ये हो गया 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 10 8 18, 6 24। यहाँ पे है 6 को हम किससे ज़रब दें कि 24 हो जाए, तो 6 को अगर हम 4 से ज़रब दें, 6 चौक 24, तो हम सबको 4 से ज़रब दें, तो कितना 4 3 12, 4 4 दूना 8, तो 12 8 20 4 24। यहाँ पे देखिए कि सबका असली मसला सेम हो चुका है, ये पहले से 24 था, ये भी 24, ये भी 24, ये भी 24। अब हम देख सकते हैं कि किसको कितना मिल रहा है। ये दोनों तो मफकूद हैं, ये दोनों मफकूद हैं, और अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि 24 में किसको कितना मिलता है। माँ को एक मसले में 4 मिल रहा है, और एक में 8 मिल रहा है, और एक में 8 मिल रहा है, एक में 4। तो कम से कम इसको 4 हर हालत में मिलेगा, इसलिए 4 इसको दे देंगे। भाई को देखें, यहाँ पे 5 मिल रहा है, और यहाँ पे 16 मिल रहा है, यहाँ पे 10 मिल रहा है, यहाँ पे 8 मिल रहा है। कम से कम इसको कितना मिल रहा है, 5, इसको 5 दे देंगे। यानी 24 में से हमने 5 4 9 दिया है, तो हमारे पास बचा कितना, 15 हमारे पास बैलेंस है। ये 15 हम बचा के रखेंगे, और पहले आपको बताया जा चुका है कि जो बैलेंस होगा ये कैसे हम वापस बांटेंगे इंतज़ार की मुद्दत ख़त्म होने के बाद। तो ये जो दोनों मफकूद हैं, इन दोनों मफकूद की हालत का हम इंतज़ार करेंगे, जो हालत तय होगी उसी के मुताबिक हम 15 तकसीम कर देंगे। फ़र्ज़ कीजिए कि अगर ये हालत तय होती है कि दोनों ज़िंदा करार पाते हैं, तो हम क्या करेंगे, हमने माँ को 4 दिया था, 4 उसमें उनको मिल ही रहा है, भाई को हमने 5 दिया था, 5 मिल ही रहा है, बाकी 3 जो है बीवी को 3 दे देंगे, और 12 बेटी को दे देंगे। अगर ये हालत, ये हमने देख लिया, अगर ये हालत तय होती है, ये हालत तय होती है, तो क्या करेंगे, माँ को इस हालत में 8 मिलना चाहिए, हमने कितना दिया, हमने 4 दिया, 4 और दे देंगे, और भाई को 16 मिलना चाहिए, कितना मिला है, 5, तो 11 और दे देंगे, 11 इसको और दे देंगे, ये बैलेंस यानी इसको हम दे देंगे। ये भी हो गया। और अगर ये हालत तय होती है, यानी बीवी ज़िंदा है बेटी मुर्दा है,
तो इस हालत में देखिए क्या करना होगा, 6 मिलना चाहिए बीवी को। ये जो बैलेंस बचा है इसमें से 6 हम बीवी को दे देंगे, बाकी बचा हमारे पास 9। तो माँ का देखते हैं, माँ को इस हालत में माँ को 8 मिलना चाहिए और हमने दिया है 4 और दे देंगे। और भाई को कितना मिलना चाहिए, 10 और हमने दिया था 5 इसको और दे देंगे। तो ये जो नई तकसीम होगी, 6 बीवी को 4 और ऐड करेंगे, पहले हम 4 दे चुके हैं, 4 और देंगे माँ को, और भाई को पहले हम 5 दे चुके हैं, 5 और देंगे। और अगर ये हालतें होती है, यानी बेटी ज़िंदा है बीवी मुर्दा है, तो क्या करेंगे, इस हालत में 15 हमारे पास बैलेंस है, तो इस हालत में बेटी को मिलना चाहिए 12। तो 15 में से 12 हम बेटी को दे देंगे, और इसको माँ को मिलना चाहिए 4 इसको मिला हुआ है। सगे भाई को मिलना चाहिए 8 में से 5 उसको मिला हुआ है, यानी 3 और उसको दे देंगे। तो ये 15, 12, 3, 15, ये दोबारा ये जो बैलेंस था ये हमने इसमें बांट दिया। तो ये शक्ल होगी अगर एक से ज़्यादा मफकूद हों। तो इस तरह से हम 4 हालतें बना लेंगे, 4 मसले हल कर लेंगे, और फिर सबका जो असली मसला है वो बराबर करेंगे जो अज़ाफ़े अक़ल के ज़रिए। फिर हमको दिख जाएगा कि हर मसले में किसको कितना मिलता है। तो जिसको हर मसले में यकसा मिलेगा उसको दे देंगे, और जिसको नहीं मिलेगा उसको नहीं देंगे, और जिसको कम ज़्यादा मिलेगा तो जो कम वाला वो दे देंगे। बाकी जो बैलेंस हमारे पास होगा उसको हम मुद्दत इंतज़ार के बाद उस पर हम फैसला करेंगे कि क्या करना है। यहाँ पे एक चीज़ और वाज़ेह करूँ कि अभी तक हमने सिर्फ ये देखा है कि अगर एक मफकूद हो, एक गायब हो तो क्या करेंगे, 2 गायब हो तो क्या करेंगे। अगर एक से ज़्यादा, 2 से भी ज़्यादा मफकूद हो तो क्या करना होगा। तो उसके लिए हम मिसालें तो नहीं देखेंगे, लेकिन एक फार्मूला आपको बताता हूँ, उससे आपको ये मालूम होगा कि हमें कितनी हालतें तय करनी होंगी, यानी कितने मसले बनाने होंगे। यहाँ पे हमने 4 मसले बनाए, इससे पहले की मिसालों में हमने 2 मसले बनाए, लेकिन मफकूद जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे मसले बढ़ेंगे, लेकिन कितने बनाने होंगे। तो एक मैं फार्मूला आपको देता हूँ, मफकूद की तादाद को 2 की ताकत बनाएंगे। ये फार्मूला है, मफकूद की तादाद को 2 की ताकत बनाएंगे। यानी अगर मफकूद 1 है तो 1 को 2 की ताकत बनाएंगे, यानी इस तरह ये कितना होगा, 2। और अगर मफकूद 2 है मफकूद, तो इसको हम 2 की ताकत बनाएंगे। ये कितना होगा, ये होगा 2 ज़रबे 2, 4। अगर मफकूद 3 है तो हम उसको 3 को 2 की ताकत बनाएंगे, तो ये कितना होगा, 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। अगर मफकूद 4 है तो 4 को 2 की ताकत बनाएंगे, इस तरह 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। ऐसे आप पूरा समझ जाएं, जितना भी जाए। फार्मूला ये, मफकूद की तादाद को 2 की ताकत बनाएंगे। मफकूद 1 है तो उसको 2 की ताकत बनाएंगे, तो ये 2 मसले बनेंगे, 2 मसले। मफकूद 2 है, 2 की ताकत बनाए, 2 दूना 4, 4 मसले बनेंगे। मफकूद 3 है तो 3 को 2 की ताकत बनाएंगे, तो ये 8 मसले बनेंगे। मफकूद 4 है, 4 को 2 की ताकत बनाएंगे। इस तरह से हल करके देखें तो 16 मसले बनेंगे। ये फार्मूला है कि हम कितने मसले बनाएंगे। तो ये आज की बहस थी मफकूद का मसला, कि अगर कोई शख्स गुम हो गया और विरासत से जुड़ा हुआ है तो क्या करेंगे। तो पहले आपको बताया गया था कि अगर मुअर्रिस है तो क्या करेंगे, और वारिस है तो क्या करेंगे। मुअर्रिस का मसला आसान है, क्योंकि जो गुम हुआ है उसी की जायदाद को बांटना है, और
वारिसिन में कोई मसला पैदा नहीं होता है, इसलिए जैसे ही उसका जो मसला तय होगा मुवरिस का ज़िंदा या मुर्दा, उस हिसाब से माल बढ़ जाएगा। लेकिन वारिस अगर मफकूद है तो उसमें थोड़ी सी मुश्किल ये है कि वारिस जब मफकूद होता है तो वो ज़िंदा या मुर्दा होने की हालत में दूसरे वारिसिन पर अपना असर डालता है। इसलिए उस असर को पता लगाने के लिए कि कितना असर डालता है, हमें कई मसले बनाने होते हैं मफकूद की तादाद के एतबार से। तो ये खुलासा है मीरास में मफकूद की बहस का, और यहीं पे मफकूद की बहस ख़त्म होती है।